चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरीके से खत्म करने के बाद अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आईसीएआई की स्टाइल के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिससे आपकी एकदम प्रॉपर और एग्जाम ओरिएंटेड एफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो। बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना। क्या लिखा है सब्जेक्ट में देखिए, गिवन बिलो आर द डेटा on a capital project M. You have been given annual cash flow. This is our cash flow, which is 60,000. Life of the years 4 years है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR ऑलरेडी दे दिया है जो कि 15% है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे दिया है जो कि 1.064 है एंड सेल्वेज वैल्यू 0 दी है. Now they are asking us to find out, you are required to calculate for this project M cost of capital, payback period, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्चुअली, एंड हियर इट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो ये चार चीजें हमें कंप्यूट करनी है, राइट. चलिए कैसे शुरू करेंगे. मुझे लगता है कि सबसे पहले हम ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें हो सकता है कि कुछ एनपीवी या कुछ मिले. आइडिया लगाते हैं. देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, वो होता है सिग्मा DCF डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट. तो क्या इससे कुछ आइडिया निकल सकता है. लेट अस ट्राई. देखो वैसे तो मैं एनपीवी एकदम शॉर्ट में भी निकाल सकता हूं. ये जो 1 के पीछे 0.64 लिखा है वो हमारा 1 के ऊपर जो एक्स्ट्रा मिला वो पैसा है, राइट. तो अगर 0.064 को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट एनपीवी आ जाएगी. बट पहले हमें लाना पड़ेगा सिग्मा DCF एट द रेट डिस्काउंट रेट वाला. हमारा डिस्काउंट रेट क्या है वो हमें गिनना है ना. ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगी वही हमारा डिस्काउंट का रेट होगा, वो अभी हमें गिनना बाकी है. तो मैं वो डिस्काउंट रेट लाने के लिए पहले किसी तरीके से पीआई का यूज करके सिग्मा DCF लाने की ट्राई करता हूं. बच्चों ध्यान देना, दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन. वन मस्ट कीप कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर. देखिए पहला मैं जो वर्किंग करता हूं वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वर्किंग कर देता हूं. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा DCF डिवाइडेड बाई होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट. अब ना मेरे पास यहाँ पे सिग्मा DCF है, ये डिस्काउंट रेट पे होता है. ये सिग्मा DCF जो आता है वो कौन से रेट पे डिस्काउंट किया होता है हमने, डिस्काउंट रेट पे, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे. प्लीज ये कंफ्यूजन मत करना कि सर ये 15% पे डिस्काउंट किया होगा. नो नो नो, ये 15% पे डिस्काउंट नहीं किया होगा, क्योंकि इस 15% पे डिस्काउंट करने का मतलब तो क्या होगा कि एनपीवी 0 हो जाएगी. अच्छा वैसे देखो उसका भी अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं. चलो पहले तो मुझे लगता है कि मैं ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही लेके आता हूँ. तो इस देखो मुझे कुछ याद आया तो पहले उसी का एप्लीकेशन करते हैं. एग्जाम में क्या है, राइट वे में अगर आपको समझ में आ गया ना तो काम हो जाएगा. एक काम करते हैं, हम सिग्मा DCF लेके आते हैं 15% पे. उससे पहले एक बात समझते हैं. हमने एक चीज सीखी है बच्चों कि एट IRR क्या होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ. एट IRR कैन आई से माई NPV इज इक्वल टू 0. ऑफकोर्स यही तो होता है. और NPV का एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है सिग्मा DCF माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बराबर. अगर NPV 0 हो जाती है IRR पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, अब अकल लगेगी. तो एट IRR पे जो आपका सिग्मा DCF आएगा, मैं लिखना चाहता हूं सिग्मा DCF, बट ये डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट नहीं किया होगा हमने, ये हमने डिस्काउंट किया होगा IRR से. सो सिग्मा DCF बाय डिस्काउंटिंग इट विथ IRR शुड बी इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. और इस इंपॉर्टेंट चीज को अगर आप समझे हो तो तैयार हो जाओ, 2 मिनट में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फिगर तो मिल जाएगा और फिर हम पीआई का भी इस्तेमाल कर लेंगे. चलिए अब मैं सिग्मा DCF निकालना चाहता हूं एट IRR. तो वो कैसे निकलेगा, सिग्मा DCF एट, अगर मुझे IRR निकालना है तो उसके लिए मुझे क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होगा एट IRR के रेट वाला, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे हमें कैश फ्लो से, और कैश फ्लो हमें 60,000 दिया है. चलिए अभी ये क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट IRR लेके आते हैं. देखो 15% टेबल में दिया है, उसके सब डिस्काउंट फैक्टर भी दिए है, तो मुझे इन सबका टोटल करना पड़ेगा. तो मुझे क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी. अगर मैं टोटल करता हूं
तो मुझे टोटल मिलेगा 2.855, 2.855। ये मेरा क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर एट IRR आ गया। और कैश फ्लो जो था वो बच्चों 60,000 का कैश फ्लो है, तो 60,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.855 इंटू 60,000, ये आपको मिलने वाला है 1,71,300 का फिगर। क्या मिलेगा बच्चों? 1,71,300 का आपको फिगर ये मिलेगा। तो ये हमारा हो गया सिग्मा DCF एट द रेट IRR। और जैसे कि मैंने आपको समझाया, जब आप IRR से कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे NPV तो जीरो हो जाएगी, तो यही आपका फिगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फिगर होगा कि नहीं होगा? यानी कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आ गया वो आ जाता है बच्चों 1,71,300। आई एम श्योर लॉजिकली आप थोड़ा अगर सोचते हो तो आराम से आपको समझ में आएगा कि ये मैंने यहाँ पे क्या किया है बच्चों। ठीक है, चलिए ये खत्म करने के बाद आगे देखते हैं क्या करना है। अब तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करके भी काम हो जाएगा। देखिए हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का आंसर तो आ गया, सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर एक्चुअली जो उनको चाहिए था। सेकंड में मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं PI का। सेकेंड वर्किंग में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है सिग्मा DCF, बट ये डिस्काउंट किससे किया होता है? डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट किया होता है। कंफ्यूजन मत करना, जब हम NPV गिनते हैं तब IRR से डिस्काउंट नहीं होता, तब हम वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करते हैं। तो ये आ जाएगा सिग्मा DCF एट द रेट डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाई हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हमारे पास PI का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 1.064 का फिगर। ये हमारा सिग्मा DCF एट द रेट डिस्काउंट रेट हमें मालूम नहीं, हमें तो IRR वाला मिला था, एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट वी नो नाउ विच इज 1,71,300। तो इसका अगर यूज करूं तो मुझे सिग्मा DCF मिल जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो कि डिस्काउंट रेट वाला मिलेगा। मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 1,71,300 इंटू 1.064, दिस विल गिव यू 1,82,263.20। ये हमें मिलेगा 1,82,262.20। इसको मैं 263 भी रहने दे सकता हूं या पॉइंट भी ले सकता हूं, राइट। ये हमें सिग्मा DCF एट डिस्काउंट रेट मिल गया। ये मिल गया तो हमें NPV मिल जाएगी। देखिए NPV कैसे आती है? सिग्मा DCF एट द रेट डिस्काउंट रेट जो होता है उसमें से अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूं तो मुझे NPV का फिगर मिलेगा। अब हमारा सिग्मा DCF एट द रेट डिस्काउंट रेट वाला जो फिगर आया है वो है 1,82,263.20, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और मेरे बच्चों इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फिगर कितना आया था हमारा? 1,71,300। सो द फिगर विल बी 1,82,263.20 minus 1,71,300. This figure will give me 10,963.20, and this is the figure of NPV. आई एम श्योर बच्चों आपको NPV भी कैसे आई लॉजिकली समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे NPV गिनने का एक और भी रास्ता है बच्चों, यहाँ पे NPV गिनने का एक और भी रास्ता है। वो NPV का रास्ता लगाते कैसे लगेगा वो? देखिए और अल्टरनेटिव आंसर है। मैं क्या कर सकता हूं, NPV लाने के लिए जो इस PI का मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है 0.064, सी 1 रुपये तो हमारा इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पीछे का जो 0.064 है वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट को अगर मैं, देखो सिंपल कॉमन सेंस से सीधा आंसर आ जाएगा, मजा आएगा। 0.064 वाले पैसे को अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं 1,71,300 से, सीधा मल्टीप्लाई कर दूं 1,71,300 से, तो भी आप देखो मेरे बच्चों एग्जैक्ट आंसर आता है 10,963.20। तो एक ये अल्टरनेटिव का इस्तेमाल भी अगर मैं करता ना तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता।
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ICAI के स्टडी मटेरियल में अगर आप देखते हो तो ऐसी लंबी येलो कलर से जो मैंने मेथड की है वैसी लंबी मेथड ही की होती है, वो शॉर्टकट में और सिंपल तरीके से नहीं समझते, तो एग्जाम में एटलीस्ट उनसे मैच करने के लिए भी मुझे ये लॉन्ग मेथड करनी पड़ेगी। बट अगर आप अक्लमंदी से सोचो तो मैं जानता हूं कि आप सबको भी ये शॉर्ट मेथड ही ज़्यादा पसंद आई होगी बच्चों। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पे निकाला। इसके बाद थर्ड जो हमें निकालना है, इवन नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, अब हमें पेबैक पीरियड निकालना है। इसका पेबैक पीरियड निकालने के लिए देखना अब मैं अक्ल लगाने वाला हूं, क्योंकि कैश फ्लो हर साल का सेम है तो मुझे पेबैक पीरियड निकालने में तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए इसके लिए एक नया पेज ऐड करते हैं। खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप याद रखना 171,300 है। चलिए थर्ड जो मैं पेबैक निकालना चाहता हूं उसके लिए वर्किंग करता हूं। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था ना 1,71,300 था बच्चों, राइट। 1,71,300 का फिगर हमारा आया था। अब देखो मुझे पेबैक निकालना है, सिंपल पेबैक, इसमें डिस्काउंटेड पेबैक तो निकालना नहीं है। तो सिंपल पेबैक निकालने के लिए मैं सिंपल ऐसा ही कर सकता हूं, पे बैक पीरियड। प्लीज ध्यान से समझना, ये नॉन कन्वेंशनल और सिंपल तरीके से मैं यहां पे काम करने वाला हूं, जो कि एकदम कॉमन सेंस से भरा हुआ तरीका है। यहां पे बैक पीरियड निकालने के लिए मैं अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर एनम कर दूं, ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि कैश फ्लो जो है वो हर साल का सेम कैश फ्लो है, हर साल का सेम कैश फ्लो है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। तो मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फिगर ले लूं 1,71,300 और इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर 60,000 से, तो मुझे मेरा पेबैक पीरियड मिल जाएगा। पता है बच्चों हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये ऐसा कर रहे हैं कि अगर एक साल में 60,000 रुपीज आता है, सुनना मेरी बात, अगर एक साल में 60,000 रुपीज आता है तो कितने साल में 1,71,300 आ जाएगा। सुनना मेरी बात, अगर एक साल में 60,000 रुपीज आता है तो कितने साल में 1,71,300 आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे गिनने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए 1,71,300 डिवाइड बाय अगर मैं 1,71,300 डिवाइड बाय अगर मैं 60,000 करता हूँ तो मेरे बच्चों मुझे जो आंसर मिलेगा वो 2.855 ईयर्स आंसर मिलेगा। ये हमारा हो गया पेबैक पीरियड। आई एम श्योर सिंपल पेबैक मैंने कैसे गिना वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप एक टेबल बनाते हो, 60,000 के कैश फ्लो लिखते हो, उन सबको क्यूमुलेट करने की कोशिश करते हो, ये करोगे तो भी आपका आंसर 2.855 ही आएगा बच्चों। तो आई एम श्योर यू आर वेरी क्लियर और आपको आइडिया आ रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं इसमें। तो आपका पेबैक पीरियड भी आ चुका है। अब पेबैक पीरियड लाने के बाद आखिरी चीज हमें इस क्वेश्चन में करनी है, जो कि मुझे लेके आना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या लेके आना है बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे लेके आना है। तो चलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। कैसे आएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाने के लिए मुझे सिग्मा DCF वाला वैल्यू लाना पड़ेगा। आप जरा देखिए मेरा जो सिग्मा DCF एट द रेट डिस्काउंट रेट वाला फिगर था वो कितना था, वो था ये वाला फिगर 1,82,263.20, राइट। इस फिगर को लेते हैं हम 1,82,263.20। एक मिनट, 1,82,263.20 थोड़ा सोचते हैं। या हमारा जो सिग्मा DCF था एट द रेट डिस्काउंट रेट वाला वो था 182 फिगर माइंड से निकल जा रहा है, 182,263.20, राइट। ये फिगर हमारा आया था। एक बात बताओ ये कैसे आया होगा, अब जरा समझना, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये सिग्मा DCF एट द रेट डिस्काउंट रेट कैसे आता है, ये एक्चुअली कैश फ्लो को अगर मैं क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट डिस्काउंट रेट वाले फिगर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ही 1,82,263.20 का फिगर आएगा ना बच्चों। अब कैश फ्लो का फिगर तो हमें मालूम है बच्चों, सो कैश फ्लो का फिगर यहाँ पे 60,000 है, तो कैश फ्लो की जगह पे मुझे 60,000 लिखना पड़ेगा। क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट डिस्काउंट रेट तो अभी लाना बाकी है, और यहाँ लिखूंगा 1,82,263
263.20। अब इससे मुझे मिल जाएगा क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ डिस्काउंट रेट, और ये जो आएगा वो 1,82,263.20 को 60,000 से डिवाइड करके आएगा, और ये फिगर आएगा आपका 3.03772। ये आपका डिस्काउंट फैक्टर आ गया। ये डिस्काउंट फैक्टर हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है। इसी डिस्काउंट फैक्टर को मैं कंपेयर करूंगा सभी डिस्काउंट फैक्टर के टोटल को करके इस टेबल से। तो पहले मैं 12% से शुरुआत करता हूं, क्योंकि 15% तो हमारा आईआरआर था, तो उसकी तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 12% में 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 करूंगा, तो इसका जो टोटल आता है वो 3.038 का टोटल आता है। एंड बिंगो, वी आर गेटिंग अवर आंसर। देखिए ये भी इक्विवेलेंट टू 3.038 का ही फिगर है, क्योंकि हमने 3 डिजिट को लिया था। एक बात समझ में आ गई है कि ये जो डिस्काउंट रेट था ना, उसकी जगह पे हमें 12% लिखना चाहिए, यानी कि एक क्लियर हो गई बात कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। आई एम श्योर बच्चों आप मेरे साथ है, बात को समझ रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिवर्स काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा आ जाएगा 12%, क्योंकि हमारा जो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर आया था वो 12% के डिस्काउंट फैक्टर को क्यूमुलेट करूं तो ही वो हमारा फिगर बनता है। अगर मैं 12% को क्यूमुलेट करूं तो ही वो हमारा फिगर बनता है। तो यही बच्चों हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 12% का फिगर। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा। फटाफट इसको रिवाइज अगर करें हम, तो मैंने पहले क्या किया, पहले स्टेप में मैंने यूज किया आईआरआर का। आईआरआर से मैं एक सिग्मा डीसीएफ लेके आया। अब आईआरआर से अगर आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे, सुनना मेरी बात, अगर आईआरआर से आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे तो जो आपको अमाउंट मिलेगा वो सिग्मा डीसीएफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि आईआरआर पे एनपीवी क्या हो जाती है बच्चों, आईआरआर पे एनपीवी हो जाती है 0, और आईआरआर पे एनपीवी 0 हो जाती है, इसलिए जो सिग्मा डीसीएफ आईआरआर से डिस्काउंट करके आएगा वही हमारे लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहले मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल गया, फिर मैंने पीआई का यूज करके एनपीवी को निकाला, और उसके बाद मैंने पेबैक पीरियड तो बहुत ही आसानी से आ गया कि अगर एक साल में 60,000 रुपीज़ आपके पास आता है तो बोलो कितने साल में 1,71,300 का फिगर आ जाएगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर यू। और फिर हमने जो किया डिस्काउंट रेट निकालने के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, वो समझने जैसा था। हम जो एनपीवी वाला सिग्मा डीसीएफ लेके आते हैं, एनपीवी गिनते वक्त जो हमने कैश फ्लो को डिस्काउंट किया होता है वो कौन से रेट से डिस्काउंट किया होता है, एनपीवी गिनते वक्त हमने जो कैश फ्लो को डिस्काउंट किया होता है बच्चों, वो हमने डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट किया होता है। तो मैंने ये गिना कि भाई एनपीवी गिनते वक्त जो सिग्मा डीसीएफ आया था वो हमारा 1,82,263 आया था, जिसका हमने एनपीवी में इस्तेमाल किया था, तो वो आया। और फिर हमने उसको उल्टा सॉल्व करके डिस्काउंट का क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालने की कोशिश की। डिस्काउंट का क्यूमुलेटिव फैक्टर जो आया उसको इस टेबल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से मैच किया, एंड लकीली 12% के ऊपर वो मैच हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि 12% ही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो हमें पूछा गया है वो है एनपीवी एंड आईआरआर के कन्फ्लिक्ट के बारे में। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंपेयर द प्रोजेक्ट ऑन द बेस ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर। देखिए इस सवाल के अंदर ज्यादा कुछ गिनना नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करें, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो पहले नोटबुक में खुद एक बार इस सवाल की ट्राई कर सकते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सेज लाइक दिस, द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट सी एंड डी आर रिप्रोड्यूस बिलो। तो ये कैश फ्लो आपको दिया है प्रोजेक्ट सी एंड डी का, प्रोजेक्ट सी है प्रोजेक्ट डी है। ये कैश फ्लो एट दी 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर है। आपको दोनों ही कैश फ्लो से आने वाली एनपीवी भी दे दी है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस?
आपको दोनों ही कैश फ्लो से आने वाली एनपीवी भी दे दी है और दोनों ही कैश फ्लो से आने वाले आईआरआर को भी दे दिया है। अब आपको पूछा है व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग एंड व्हाई शुड यू रेकमेंड प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ लोअर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक बात समझिए बच्चों, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेट है कि जहां पे एनपीवी जीरो होती है, या यूं कह सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारा मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट होता है। प्लीज इस बात को समझिए, ये हमारा मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रोजेक्ट होता है। अब आप ये बात जानते हो कि जिसमें मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ज्यादा आएगा, जिसमें मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ज्यादा आएगा, आपको उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं यहां पे एक बार रैंकिंग देने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से जरा देखना, मैं लिखूंगा यहां पे प्रोजेक्ट सी एंड प्रोजेक्ट डी, यहाँ पे लिखूंगा मैं उसके एनपीवी के ऊपर रैंकिंग और यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका आईआरआर के ऊपर रैंकिंग। इस टेबल को मैं नाम ही दे देता हूँ, रैंकिंग का एक समरी टेबल है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ रैंकिंग टेबल। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, एनपीवी अगर देखूं तो प्रोजेक्ट सी की एनपीवी बड़ी है, दैट इज 4139, और एनपीवी जो प्रोजेक्ट डी की है वो छोटी है 3823। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि प्रोजेक्ट सी का प्रोजेक्ट सी का फर्स्ट रैंक आता है व्हेन आई टॉक अबाउट एनपीवी। प्रोजेक्ट सी का फर्स्ट रैंक आता है व्हेन आई टॉक अबाउट एनपीवी, एंड प्रोजेक्ट डी का इसके अंदर सेकेंड रैंक आ जाता है क्योंकि उसकी एनपीवी छोटी सी है। लेकिन आईआरआर की बात करूं तो चेक करो, आईआरआर का फिगर प्रोजेक्ट डी में बड़ा है, आईआरआर का फिगर प्रोजेक्ट डी में बड़ा है और उसी आईआरआर का फिगर प्रोजेक्ट सी में छोटा है। तो जो बड़ा आईआरआर देता है उस पे हम ज्यादा रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी एनपीवी जीरो होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा रेट की जरूरत पड़ेगी। तो आईआरआर जिसका बड़ा होता है वो अच्छा प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो आईआरआर के तरीके से देखा जाए तो आपका डी का फर्स्ट रैंक आ गया और सी का इसमें सेकेंड रैंक आ जाता है। अगर आईआरआर के तरीके से देखा जाए तो डी का फर्स्ट रैंक आया और सी का सेकेंड रैंक आ जाता है। तो अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एनपीवी कह रहा है कि आपको प्रोजेक्ट सी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जबकि आईआरआर कह रहा है कि नहीं नहीं आपको तो प्रोजेक्ट डी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? देखिए इसी के अंदर हमें थोड़ा सा बात समझना है, लिमिटेशन ऑफ आईआरआर का। इसी में हमें थोड़ी सी बात समझनी है, लिमिटेशंस ऑफ आईआरआर के बारे में हमें बात को समझनी है। अब देखो लिमिटेशन ऑफ आईआरआर आपको समझ में आएगा तो पता चल जाएगा कि जब भी एनपीवी और आईआरआर का कन्फ्लिक्ट हो, यानी एनपीवी कहे यूं जाओ, आईआरआर कहे यूं जाओ, तो ऐसे में आपको एनपीवी की उंगली पकड़ के चलना चाहिए, आईआरआर को रिजेक्ट करना चाहिए। देखिए आईआरआर का जो सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये डिपेंड करता है कैश फ्लो के ऊपर, कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर। तो ये डिपेंडेंट है, राइट, डिपेंडेंट है कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर। ये मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से ये कहना चाहता हूं, लगे हाथों हमारा एक थियरी वाला पार्ट भी हो जाएगा, जो कि आईआरआर के बारे में हमें और भी चीज़ें इस सवाल के बाद जाननी ही है। देखिए डिपेंडेंट है कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर। इफ़ यू सी हियर, प्रोजेक्ट डी के अंदर बड़ा कैश फ्लो आने वाला मतलब पहले सालों में, आगे के सालों में है, एंड छोटे छोटे कैश फ्लो पीछे के सालों में, इसलिए उसका आईआरआर बड़ा आया है, क्योंकि बड़ा सा पैसा जो है वो पहले ही साल में रिकवर हो रहा है। जबकि वैसा ही अगर आप डी के अंदर देखें, बिजनेस सी के अंदर देखेंगे, प्रोजेक्ट सी के अंदर देखेंगे, तो प्रोजेक्ट सी में छोटे छोटे कैश फ्लो पहले साल आ रहे हैं और बड़ा कैश फ्लो आखिरी साल आ रहा है। यानी कि प्रोजेक्ट सी में जो कैश फ्लो का पैटर्न है वो पैटर्न आपका एसेंडिंग ऑर्डर में है, एंड प्रोजेक्ट डी में जो कैश फ्लो का पैटर्न है वो कैश फ्लो का पैटर्न आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस वजह से ऐसा हुआ कि आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट डी जो है वो आया है बड़ा। बाकी अब टोटल कैश फ्लो की बात करो ना, तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप तो टोटल कैश फ्लो, थोड़ी देर के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को साइड पे रख दो, तो टोटल कैश फ्लो जो प्रोजेक्ट डी में से आपको मिलने वाला है वो 16,000 आने वाला है, बल्कि वही टोटल कैश फ्लो अगर आप प्रोजेक्ट सी में देखोगे तो वो 18,000 का कैश फ्लो आने वाला है। तो नेचुरली ज्यादा पैसे कौन दे रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? सी आपको ज्यादा पैसे दे रहा है।
तो IRR क्यों डी का बड़ा आया? क्योंकि वो कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट डी का कैश फ्लो पैटर्न बाई चांस ऐसा है कि जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डी का IRR मेरा बड़ा आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैश फ्लो का पैटर्न होने की वजह से प्रोजेक्ट डी का IRR बड़ा आ रहा है, तो डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लो पैटर्न है। दूसरा हम ये देखेंगे, राइट, IRR की काफ़ी सारी लिमिटेशन है, उसमें एक लिमिटेशन ये भी होती है कि समटाइम्स वी गेट मल्टीपल IRR। इसके बारे में, इस सवाल के बाद तुरंत मैं आपको थियरी करवाने वाला हूँ। कई बार एक सवाल के अंदर एक से ज़्यादा IRR होते हैं इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो मैं आपको ये समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। इसकी पूरी थियरी मुझे आपको लेनी है, एक अच्छा सा सवाल एग्जाम्पल मुझे आपको देके समझाना है। तो नॉन कन्वेंशनल तरीके से जब कैश फ्लो होते हैं तब कई बार मल्टीपल IRR आते हैं, ये भी IRR की एक लिमिटेशन है। एंड तीसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि IRR प्रिज्यूम्स दैट कैश फ्लो आर reinvested. IRR presumes that cash flow are reinvested at IRR या rate of IRR। ये भी गलत है। आपका IRR जनरली बड़ा नंबर होता है, जैसे 37.6% IRR आता है, तो क्या मैं ऐसा कहूँगा कि ये 10,000 रुपीज़ जो मुझे मिला उसको मुझे 37.6% पे उसको मुझे 37.6% पे आगे लगाना चाहिए? नो, 37.6% हो सकता है कि मार्केट में मिलता ही ना हो। ये तो सिर्फ हमारे लिए एक खतरे के बोर्ड जैसा काम करता है। इट इज़ अ बोर्ड विच शोज द डेंजर कि अगर आप 37.6% से आगे की साइड पे गए तो आप नेगेटिव NPV के रीजन में पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारे लिए सिर्फ खतरे का बोर्ड है और कुछ भी नहीं। ये एक तरीके से हमारे लिए एक खतरे का बोर्ड है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए IRR का ये जो री इन्वेस्टमेंट वाला एक एजम्पशन है वो भी गलत एजम्पशन साबित होता है। इसीलिए अल्टीमेटली मैं बात करूं तो जब भी IRR और NPV का कन्फ्लिक्ट हो तो आपको IRR नहीं NPV को सिलेक्ट करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि IRR जो है ना वो तो एक परसेंटेज है। IRR जो है वो तो एक परसेंटेज का फिगर है, जबकि NPV का जो आपका फिगर है वो आपको एब्सोल्यूट गेन बताता है, वो आपका एब्सोल्यूट मेजर है, और इसीलिए आपको बिजनेस से होने वाला एक एब्सोल्यूट गेन बताता है। अब मुझे तो यही देखना है मेरे बिजनेस से कि मुझे एब्सोल्यूट गेन किस में ज़्यादा हो रहा है। अगर मेरा डिस्काउंट रेट सिर्फ 10% हो, ध्यान से समझना, दिस इज अ फाइनल वर्डिक्ट नाउ। मेरा अगर डिस्काउंट रेट 10% हो और ये प्रोजेक्ट से मैं 26% तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सुनना मेरी बात, मेरा डिस्काउंट रेट अगर 10% हो और इस प्रोजेक्ट से मैं 26.5% तक भी अगर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है? मेरे लिए खतरे का बोर्ड, मैं एक्चुअली 10% चाहता हूँ और मेरे लिए खतरे का बोर्ड एकदम दूर है। कितना है? 26.5% पे खतरे का बोर्ड है। तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या मुझे 37.6% जितना बड़ा ऐसा एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी चाहिए क्या? द आंसर इज नो। इससे अच्छा मैं यही देख लूँ ना कि मेरा NPV मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा अर्न करके दे रहा है, और अगर वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा अर्न करके दे रहा है तो मुझे NPV के बेस पे ही प्रोजेक्ट को प्रीफर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आंसर दूंगा, ये जो सेकंड पूछा है कि वाई शुड यू रेकमेंड दी C ऑप्शन, इसका रीज़न एक ही होगा कि NPV शोज द एब्सोल्यूट गेन, और इसीलिए हमें NPV को पसंद करना चाहिए। और इसका जवाब क्या लिखेंगे? वाई देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग, तो उसका पहला जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा कि IRR बड़ा आने का रीज़न है कैश फ्लो की पैटर्न। आप देखेंगे तो डी के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैश फ्लो है और सी के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में कैश फ्लो है, इसलिए कैश फ्लो की पैटर्न की वजह से डी के अंदर IRR बड़ा आया है, बट टोटल कैश फ्लो अगर देखें तो डी के अंदर सी के मुकाबले कम है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ NPV, ऑन द बेसिस ऑफ NPV। याद रखिए IRR को रिजेक्ट करना है, NPV को एक्सेप्ट करना है। NPV प्रोजेक्ट सी
project C should be accepted. Project C should be accepted because NPV shows absolute gain in terms of कैश फ्लो. तो कैश फ्लो के हिसाब से जहां पे आपका एब्सोल्यूट गेन है उसी चीज़ को आपको पसंद करना चाहिए. आईआरआर की कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए आईआरआर इतना अच्छा नहीं है. तो आप समझ गए होंगे बच्चों के यहाँ पे हमें एनपीवी के बेस पे प्रोजेक्ट सी को ही पसंद करना चाहिए क्योंकि उसकी एनपीवी ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू प्रोजेक्ट डी. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन आई हैड टू गिव यू इन क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों.